Alright student, let's start. My name is रितेश दहिया. So आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ग्रीन जोन का चैप्टर है विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर. नाउ ये चैप्टर आपका फिजिक्स के लिए और स्पेशली क्या 4 नंबर का जो सवाल आएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सवाल पक्का है, गारंटी है, ये आपके एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएगा. एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम चैप्टर है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. सो कॉन्सेप्चुअल इट इज़ द सेम चैप्टर. सवालों का फॉर्मेट थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, इसके फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं यहाँ पे कहते हैं कि एटम जो है आपका, जो स्मॉलेस्ट एंटिटी जो हम कहते हैं वो क्या है, उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई. सिंस अर्ली 1850 के बाद बहुत सारी थ्योरीज इस पे वो आई और धीरे धीरे वो थ्योरी इवॉल्व हुई और उसके बाद धीरे धीरे एटम को अंदर जाके हम उसे ब्रेक करके वो देखते रहे. सो सबसे पहली जो थ्योरी यहाँ पे हम देते हैं विच इज़ कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डाल्टन ने कहा कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो हमने डाल्टन ने वहाँ पे नाम दिया कि हमने उस टाइम पे ये अज्यूम किया, या डाल्टन ने थ्योरी में दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो आपका एलिमेंट है या जो एंटिटी है वो एटम है. Atoms of same elements are identical both in physical and chemical properties, while atoms of different elements are different in their properties. ये इस मॉडल में कहा गया. नेक्स्ट ये कहा गया एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नाउ ये बात तो सही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट उसकी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, स्टेबिलिटी, उसके ऊपर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम ऑफकोर्स उसके बाद पढ़ते आए. रीज़न फॉर फेलियर ऑफ दिस मॉडल, ये मॉडल बहुत ज़्यादा दिन काम क्यों नहीं किया, व्हाट वर द रीजन फॉर द फेलियर. आफ्टर जब हमने इसके बाद और फर्दर स्टडी की और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, ठीक है, जे थॉमसन डिड हिज एक्सपेरिमेंट एंड ही फाउंड आउट कि एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी एसोसिएटेड हैं. तो जैसे वो और हमने एटम को फर्दर ब्रेक किया, सो वी रियलाइज कि ये थ्योरी, ये मॉडल अपने आप में फिट नहीं है. सो दैट वाज द रीज़न फॉर फेलियर ऑफ दिस मॉडल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल. सो थॉमसन ने यहाँ पे अज्यूम किया कि एटम्स जो हैं अपने, दे आर पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फेयर्स ऑफ रेडियस इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर. ये अपना एक एंगस्ट्रॉम हो गया. इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एट सीड्स इन अ वाटरमेलन. तो जैसे आपका तरबूज होता है, उस तरबूज में जैसे बीज रखे होते हैं, ऐसे यहाँ पे अज्यूम किया गया कि आपका एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं और वो ऐसे रखे हैं जैसे प्लम पुडिंग का मतलब होता है जैसे खीर खाते हैं हम, तो खीर के अंदर किशमिश जैसे आपको देखने को मिलती है, बीच बीच में किशमिश आती है, वैसे आपके इलेक्ट्रॉन उस पूरे कटोरी में जैसे होते हैं, वैसे आपके इलेक्ट्रॉन उस खीर की कटोरी में, वाटरमेलन में सीड की तरह रहते हैं. टोटल चार्ज इन एटम इज जीरो. तो आपका नेट जो चार्ज होएगा वो जीरो है. एंड सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये थ्योरी में कहा गया कि इस वजह से इलेक्ट्रॉन आपका न्यूट्रल होएगा. नाउ इस मॉडल के अचीवमेंट क्या थे, क्यों ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल था अपने टाइम में. सो इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ थर्मोनिक एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयोनाइजेशन. तो ये जो सारे फिनोमिना इस मॉडल के बेसिस पे हम समझा पाए. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो व्हेन अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, व्हेन आइंस्टाइन गिव हिज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और 905 में, उस टाइम पे ये मॉडल जो था दैट वाज द प्रेवलेंट मॉडल. इसी मॉडल के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया गया था. ठीक है. रीजन फॉर फेलियर ऑफ दिस मॉडल. सो ये मॉडल को व्हाट वाज द रीजन फॉर द फेलियर. तो सबसे पहला है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया इसके बेसिस पे, आयनाइजेशन समझ में आ गया इसके बेसिस पे, और इसके बेसिस पे थर्मोनिक एमिशन भी समझ में आ गया. लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो अलग अलग कलर्स क्यों आते हैं वो नहीं समझा पाया मॉडल. और उसी के साथ साथ इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल जो आपका एक्सपेरिमेंट था. तो व्हेन रदरफोर्ड डिड हिज फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उसकी वजह से हमने रियलाइज किया कि ये प्लम पुडिंग मॉडल इज नॉट वेरी सक्सेसफुल. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल की बात करते हैं विच इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. नाउ रदरफोर्ड ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1911. नोटिस करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 था, तो तब तक प्रेवलेंट थ्योरी आपकी वो वाला जो मॉडल था जे थॉमसन का, दैट वाज द मॉडल. सो ही अज्यूम्ड, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, ही अज्यूम्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम वाज कंसंट्रेटेड इन अ रीजन एंड ही नेम्ड इट न्यूक्लियस. तो रदरफोर्ड कॉल्ड जो छोटा सा एरिया है जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड है, ही कॉल्ड इट न्यूक्लियस. एंड दैट वाज स्मॉल रिलेटिव टू द साइज ऑफ एटम. तो एटम का साइज अगर इतना है तो आपके न्यूक्लियस का साइज उसके कंपेरेबल में बहुत छोटा है. दिस वाज द मॉडल.
नेक्स्ट थिंग यहाँ पे सजेस्ट की गई, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स इन द सेम मैनर एज प्लैनेट्स ऑर्बिट द अराउंड द सन। तो ये सन है और सारे प्लैनेट ऐसे अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग अपने रेडियस पे वहाँ पे उसके अक्रॉस सन के अराउंड जैसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। दैट वाज द प्रपोजल। नाउ रीजन फॉर फेलियर ऑफ दिस मॉडल, ये मॉडल क्यों फेल हुआ, ठीक है। इसके अचीवमेंट ये थे कि सक्सेसफुली इट एक्सप्लेन कि भैया ये आपका न्यूक्लियस है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे हैं, पर ये फेलियर क्यों किया, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया इस मॉडल को बहुत प्रेवलेंटली। सो वो है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है, जो हम अभी पढ़ेंगे, लाइमन, बामर, पास्चन, पी फंड, ये जो अपनी सीरीज है वो क्यों आ रही है, वो उसके अलग अलग कलर्स हमें क्यों दिखाई देते हैं या वो क्यों ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन था इसके बारे में कि अगर मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ कहते हैं, सिंस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी एंड देयरफॉर रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ विल कंटिन्यूसली डिक्रीज एंड इन टाइम ऑफ अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉल, दे मस्ट फॉल इन द न्यूक्लियस बाय अडॉप्टिंग अ स्पाइरल पाथ। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ये था कि कोई भी पार्टिकल जब वो मूव कर रहा है वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। सो दैट इज द केस, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है वो धीरे 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 ऐसे स्पाइरल पाथ में आके इट विल कोलैप्स और वो न्यूक्लियस में आके मर्ज हो जाना चाहिए, अगर ये थ्योरी सही है तो उस केस में ये अगर आपका पार्टिकल ऐसे घूम के यहाँ पे मर्ज हो रहा है और उसका टाइम कैलकुलेट किया गया है, सो 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर न्यूक्लियस आपका इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। इफ दैट इज द केस, ये मॉडल स्टेबल नहीं हो सकता, ऐसा वहाँ पे प्रपोज किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी आगे प्रोग्रेस हुई, उसके बाद देयर वाज दिस फेमस साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ नील बोर। बेस्ड ऑन अपना जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है, रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रपोज किया उसको जो चैलेंज किया गया, उन चैलेंजेस के आंसर नील बोर ने दिए एंड ही प्रपोज अ मॉडल फॉर आपके हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। एंड ही उन सारे जो भी चैलेंजेस थे, जो भी सारे बाकी साइंटिस्ट की वो चैलेंजेस थे या उनकी प्रॉब्लम्स थी या वो कह रहे थे कि मॉडल कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, उन सारे चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ही अज्यूम 3 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स होता है अजम्पशन। सो ही सेड कि देयर आर 3 अजम्पशन कि आपके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के आसपास अगर उसके अराउंड ऐसे घूम रहे हैं तो देयर आर 3 अजम्पशन, ये कैसे घूम रहे हैं, और वो वहाँ पे पोस्टुलेट्स लिए गए, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट था, ड्यूरिंग रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कोलंबियन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये अगर आपका न्यूक्लियस है और ये आपका अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है, तो इस केस में जो आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको हम लिखते हैं mv²/r। वो आपको प्रोवाइड हो रहा है यहाँ से k q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इन दोनों चार्ज के, इलेक्ट्रॉन का जो आपका नेगेटिव चार्ज है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही आपका यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, सो दैट इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घूम सके। अगेन ये सेम मॉडल है जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था कि आपका सन है और मून, अर्थ है या वीनस है, जुपिटर है, उसके अराउंड घूम रहे हैं, उनके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड पोस्टुलेट जो है, he said कि during revolution around the nucleus, the orbital angular momentum of the electron L could not have just any value। तो ये ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है। तो दैट वाज द सेकंड अजम्पशन कि अगर ये न्यूक्लियस है और वो अगर आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उसके अराउंड घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है वो कहीं पे भी किसी भी ऑर्बिट में किसी भी रेडियस पे घूम लेगा। इट कैन टेक अप टू दोज वैल्यूज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2π। सो ही डिड सम कैलकुलेशन एंड ही इज प्रपोज कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका nh/2π के ही प्रोपोर्शनल इक्वल होएगा। n इज अ इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे 1 2 3 4 रख के h/2π के प्रोपोर्शनल होएगा, जहाँ पे या इक्वल होएगा एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ और सिर्फ वही आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, सिर्फ वही ऑर्बिट आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम सकता है। सो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये आपका रेडियस है, सो एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr
शुड बी इक्वल टू NH/2 पाई। अगर ये है तो ये इसी रेडियस को हम स्टेबल रेडियस कहेंगे, इसके अलावा वो आपका कहीं और घूम नहीं सकता। और सेम चीज़ यहाँ पे हम ग्रेविटेशन में भी वो कहते हैं कि अब सन है और अर्थ का जो ऑर्बिट है, अगर वो अर्थ का ऑर्बिट कुछ किलोमीटर कम हो जाए, कुछ किलोमीटर ज़्यादा हो जाए, सो आपकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो ज़्यादा या कम हो जाएगी जो आपकी उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है उससे। Alright, and it might collapse or it might not maintain the same orbit. Alright, similar यहाँ पे same postulate ये लिया गया। Now, third postulate यहाँ पे लिया गया, it says while revolving around the nucleus in an orbit, it is in a stable state. तो अगर इस orbit में वो घूम रहा है तो यहाँ पे वो आपका assumption ये है कि stable state होगा। इट डज नॉट एमिट एनर्जी रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपके उसके अराउंड घूम रहा है तो वो एनर्जी एमिट नहीं कर सकता, जो मैक्सवेल की थ्योरी कह रही थी, उसको कहा गया कि वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये हमने अजम्पशन पहले ही ले लिया, ये थर्ड पॉस्टुलेट था हमारा। इट एमिट्स एनर्जी रेडिएशन ओनली व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल अपर ऑर्बिट टू अ लोअर एनर्जी लेवल। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे लेवल पे आता है स्टेबल ऑर्बिट में, सिर्फ और सिर्फ तभी आपके फोटॉन्स रिलीज होंगे या तभी आपकी एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे। उसके एंड द एनर्जी एमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स इन द ट्रांजिट इन द ट्रांजिशन। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम सकता है, एक लेट से इस ऑर्बिट में घूम सकता है। सो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा, वो ट्रांजिशन करते हुए तो जो ये यहाँ से ट्रांजिशन करेगा वो आपकी एक एनर्जी रिलीज करेगा, वो यहाँ पे फोटॉन्स रिलीज होंगे और वो फोटोन की जो एनर्जी होएगी वो दोनों के एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है उसके बराबर होएगी, और उसको आप hc/λ या hf से कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे वो देख सकते हैं कि उस लैम्डा की या उस फ्रीक्वेंसी की वेव्स वहाँ पे रिलीज होएंगी। ये हमारा थर्ड पॉस्टुलेट है। ये इस मॉडल की कंडीशंस है कि ये मॉडल को, एंड दिस वाज सक्सेसफुली एबल टू एक्सप्लेन, जो मॉडल है अपना, इसकी वजह से हम वो जो इससे पहले रदरफोर्ड के मॉडल में, बाकी सारे मॉडल्स में जो प्रॉब्लम्स थी वो सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए हम। सो इसी मॉडल के बेसिस पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आयनाइजेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम एमिशन को एक्सप्लेन करने के जो वो इश्यूज हो रहे थे कि वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा, वो इससे सक्सेसफुली हम एक्सप्लेन कर पाए। नाउ यहाँ पे जो अपने लिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वो वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की जो इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो से फॉर एग्जांपल ये आपका मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे r रेडियस के ऑर्बिट में यहाँ पे उसके अराउंड घूम रहा है। तो उस केस में हम ये रेडियस की वैल्यू डिराइव करते हैं। कहाँ से है मैं बता देता हूँ, बट वो डेरिवेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। सो ये कहाँ से आई, हमने पहले कहा कि भाई mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स इज k q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। और q1 q2 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका e हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज ze हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखी थी r², सेकेंड इक्वेशन को हमने कहा कि mvr या आपका एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू nh/2 पाई। तो इन दोनों से अगर हम r की वैल्यू डिराइव करेंगे सो ये आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। जो हमें याद रखना है फॉर्मूला वो ये है 0.53 n²/z इन एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी रेडियस की। तो रेडियस को हम यहाँ पे कहते हैं, रेडियस की जो वैल्यू होगी r, n आपका nth ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, दैट विल बी इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाइड बाय n² डिवाइडेड बाय z इन एंगस्ट्रॉम। n आपका अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसकी वैल्यू आप 1 रख देंगे, आपका सेकंड ऑर्बिट है तो इसकी वैल्यू 2 रख देंगे, वगैरह वगैरह। सो ये r की वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम r को इंसर्ट करके v की वैल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपने फिर अगेन ध्यान रखनी है। सो वैल्यू हो जाएगी आपकी जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है nth ऑर्बिट में, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय z/n इन मीटर पर सेकेंड।
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। Z आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो जो भी आपका हाइड्रोजन की, हीलियम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, Z की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके बेसिस पे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। थर्ड यहाँ पे टाइम पीरियड है, इसका फॉर्मूला अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो R और V को अगर आपको सर्कुलर मोशन आता है तो R और V को यूज़ करके भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो अगर टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ जाए और मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा, कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसको यूज़ करके हम इसको डिराइव कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। ओमेगा को आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय T, और V की वैल्यू है, R की वैल्यू है, तो उससे आपकी T की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड टाइम पीरियड यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना ज़रूरी है। सो आपको जो ध्यान रखना है वो ये वाला एक रिजल्ट है, और जो आपको ध्यान रखना है वो ये वाला रिजल्ट है, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी। जो आपकी एनर्जी है वो अगर nth ऑर्बिट में पार्टिकल आपका रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होएगी। उसकी एनर्जी की जो वैल्यू आती है, अगेन ये हमने कैलकुलेट की हुई है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एनर्जी इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, और ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो एक एनर्जी अगर आप बात की जाए कि आपका इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में घूम रहा है कितना होएगा। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के लिए क्योंकि Z की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस केस में H लाइक हाइड्रोजन की अगर बात करें, सो दिस विल बी इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी आपकी ऑर्बिट में पार्टिकल की एनर्जी होगी। यहाँ पे नोटिस करना है, ये जो फॉर्मूला है इसमें R आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, और ये इसकी वैल्यू होती है। इसको थ्योरी में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसकी यूनिट का भी ध्यान रखना, ये आपका पर मीटर होता है। एक दो बार आपसे नीट में यही पूछा गया है कि रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। इसके यूनिट और डायमेंशन ध्यान रखना, ठीक है। सो इसकी वैल्यू ERCH, इस ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम कहते हैं हाइड्रोजनिक जो एटम है आपके, हाइड्रोजन एटम है, उसके केस में क्योंकि आपका यहाँ पे बात करें हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम का मतलब है H लाइक एटम। H लाइक एटम जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो उसकी बात करें तो आपकी वैल्यू यहाँ पे N की वैल्यू 1 रख देंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू 13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर आ गई। उसी की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे N की वैल्यू 2 रखी है, यहाँ पे N की वैल्यू 2 रखी है, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। सो E2 विल बी इक्वल टू -3.4 1.5, ये आपकी एनर्जी की वैल्यूज आ जाएंगी। एक चीज़ जो हमें और ध्यान रखनी है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा हुआ है तो ये ध्यान होगा आपको कि हम ही कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो है उसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू आपकी काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होएगा, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का बाय 2। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और अगर आपकी टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, सो दिस मीन्स स्टेबल है आपका पार्टिकल जो है, जो सिस्टम बना हुआ है वो अगर एनर्जी, टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव है, दैट मीन्स आपकी स्टेबिलिटी है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगेन ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान होने चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट फिजिक्स में, सेम कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री में भी अप्लाई होते हैं। सो हम यहाँ कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन हम कहते हैं कि इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द प्रेजेंट ऑर्बिट टू द इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, या भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन या आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी उसमें है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका घूम रहा है, इसको आप एनर्जी दें और ये भाग के इनफाइनाइट पहुंच जाए, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल आते हैं, फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो अगर आपको थ्योरी से वैल्यू पता है, बात पता है, सो देन आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी होगा कि इनफाइनाइट उसकी एनर्जी माइनस जो अभी आपकी एनर्जी है वो जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी, और ये अभी हमने देखा था, दिस इज -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। आयनाइजेशन पोटेंशियल हम ये कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल दें कि इसकी एनर्जी इतनी हो जाए कि
इन्फाइनाइट में भाग जाए। सो नाउ ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेफिनेशन से पता है कि पोटेंशियल जो है वो आपकी ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। सो ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का पोटेंशियल हो गया, या आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ये उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट था वो तो था कि आप उस ऑर्बिट से nth ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट जहाँ पे है वहाँ से आप इन्फाइनाइट पे भेज रहे हैं, या भाई वापस नहीं आई हो, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी इज क्या आपने इस बार ये चाहा when energy is given to an electron from external source it jumps to higher energy level, this phenomena is called excitation। इस बार आप इस इलेक्ट्रॉन को इन्फाइनाइट पे नहीं भेज रहे हैं, इस बार आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में चला जाए, उसके लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से एक्साइटेशन एनर्जी जो होगी दैट विल बी एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, दोनों एनर्जी का डिफरेंस आएगा। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर वो जा रहा है और आपकी एनर्जी जो है nth ऑर्बिट की एनर्जी उसको हमने लिखा -13.6 मल्टीप्लाइड बाय z² बाय n², वहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए आप n की जो वैल्यू है वो n1 और n2 यूज़ कर लेंगे। n1 आपका ओरिजिनल और n2 आपका जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे रखेंगे तो 1/n1² n2² वो करके आपकी एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इसी को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ बात करते हैं आपकी जो अलग अलग सीरीज़ हैं। तो हम यहाँ पे एक काम तो हमने किया कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी कि वो हायर लोअर लेवल से हायर लेवल भाग गया। दूसरा ये है कि जो हायर लेवल से लोअर लेवल जब आएगा उस केस में वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। सो ये बनाते तो उसको बैंड है, बट हो ये रहा है एक्चुअली कि आपका न्यूक्लियस है, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ मल्टीपल ये आपके ऑर्बिट्स हैं और आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस लेवल पे आया, ठीक है, या फिर यहाँ से इस लेवल पे आया। तो अगर ऐसा होता है कि सारे आपके ये आपका न्यूक्लियस है और ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। सो इलेक्ट्रॉन आपके जब हायर उससे लेवल 1 पे आते हैं उसको हम नाम देते हैं लाइमन सीरीज। तो इस बार सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आ रहे हैं, उस केस में वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी जो रिलीज करेंगे वहाँ से फिर फोटोन निकलेंगे और वो हमें अलग अलग एनर्जी वहाँ पे फोटोन के बेसिस पे वो हमें वहाँ दिखाई देती है। सो जब अगर वो नंबर 1 आपके जो ऑर्बिट है उसमें जब आ रहे हैं उन सारी सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो चाहे वो 2 से 3 पे आए, 2 से 1 पे आए, 3 से 1 पे आए, 4 से 1 पे आए, इन सबको हम नाम देंगे लाइमन सीरीज, हमने इसको नाम दिया हुआ है। सेकेंड सीरीज है उसको हमने नाम दिया बामर, उसके बाद पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये आपके सीरीज के नाम है। इनको आपने ध्यान रखना है। तो लाइमन सीरीज जो है वो कहीं से भी 1 पे आए लाइमन, कहीं से भी 2 पे आए बामर, कहीं से भी 3 पे आए पाश्चन, कहीं से भी आपका कहीं से एज इन हायर ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट पे आए तो ब्रैकेट, हायर ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट पे आए तो उसको हम पीफंड सीरीज नाम देते हैं। इसके अगर एनर्जी लेवल्स की अगर हम बात करें तो एनर्जी लेवल्स अभी हमने कैलकुलेट किए थे। तो ये आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं। ये लेवल्स आपको पता होने चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेड है। अगर आपको पता होंगे तो डायरेक्ट आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ है, मैं आपके लिए कैलकुलेट यहाँ पे कर देता हूँ 1-2 लेवल। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो डिफरेंस आ गया 13.6 और 3.2 का फ़र्क, सॉरी 13.6 और हाँ 3.4 का फ़र्क। सो ये आपका एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया। सिमिलरली इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये 3.4 हो गया, 1.5 आ गया, उनके बीच का जो डिफरेंस होएगा वो इसका डेल्टा ई हो गया, वो इसका डेल्टा ई हो गया, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। सबकी वैल्यू कैलकुलेटेड है। सो इसके बीच अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसी के अगर हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज में देखें, ये डेटा, ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। और स्पेशली जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आखिरी वाला जो लाइन है, ये आपको आखिरी वाला कॉलम जो ये ध्यान रखना है। सो लाइमन सीरीज है वो ट्रांजिशन जो हो रहा है 2, 3, 4 इन्फाइनाइट से लेके 1 के बीच जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम कहते हैं लाइमन। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी रिलीज होएगी, सो लेट्स से लाइमन सीरीज की बात करते हैं, आप 2 से 1 पे आए, यहाँ पे 2 से 1 पे आया, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो जो आपके फोटोन रिलीज होंगे, इसको हमने थोड़ी दिन पहले जब हम वो पढ़ रहे थे अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ पे फोटोन प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि एनर्जी को आप HF या फिर HC बाय लैम्डा
लिखते हैं किसी भी फोटोन की एनर्जी। तो जो फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ है, जब ऊपर से नीचे आया है, तो ये जो फोटोन रिलीज हुआ है जो आपकी एनर्जी बाहर लेके जाएगा और जो आपको दिखाई देगी, दिखाई तो सिर्फ बामर सीरीज देती है यहाँ पे, पर जो आपको बाहर फोटोग्राफिक प्लेट पे या वटेवर जहाँ पे भी इसको हम देखते हैं वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स में महसूस होएगी वो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो उस केस में एनर्जी जो है, अगर आपका लाइमन सीरीज है 2 से 1, उस केस में इसकी वैल्यू रख देंगे हम 10.2 विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पे आपकी एच और सी की वैल्यू रख के लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। राइट। सो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि लाइमन सीरीज जो है वो हमेशा अल्ट्रा वॉयलेट रीजन में आएगी। नीट में डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछा गया है, लाइमन सीरीज आपकी जो उसके स्पेक्ट्रम जो आता है इट फॉल्स अंडर, 4 ऑप्शन दिए थे, विजिबल और आपका अल्ट्रा वॉयलेट और इंफ्रारेड, ये वाले रीजन, तो अल्ट्रा वॉयलेट वुड बी माई राइट आंसर। ओनली एंड ओनली बामर सीरीज जो आती है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, सो जो बामर सीरीज आती है, ठीक है, वो विजिबल रीजन में होती है, आपको ध्यान रखना है। तो एक बार ये सवाल पूछा गया कि आउट ऑफ दीज सीरीज जो है उसमें विजिबल रीजन में कौन सी होती है, ऑप्शन दे लाइमन, बामर, पी फन ब्रैकेट, आपको वहां पे बामर पिक करना था। तो सिर्फ और सिर्फ ये टेबल अगर आपको ध्यान रह जाएगी तो भी आपके 4 नंबर आने के काफी चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये चीज कैलकुलेट अगर एग्जाम हॉल में करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, पर ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है। सो लाइमन, बामर, पास्चन सीरीज हो गई। लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम क्या है ये भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर में। ये आपकी वैल्यूज हैं और इनका ये रेशो है, ये आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। सो लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम की जब हम बात करते हैं, सो लाइमन सीरीज जो है, तो अगर आपका पार्टिकल 2 से 1 पे आ रहा है और आपका इन्फानाइट से 1 पे आ रहा है, उन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है, सो 2 से 1 में आने में एनर्जी का डिफरेंस तो आ गया आपका 10.2, वही आपका इन्फानाइट से 1 पे आ रहा है तो उसका डिफरेंस आ गया 13.6। तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो आपकी लैम्डा आएंगी उसको हमने लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम का नाम दिया हुआ है। सो लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम का रिजल्ट आपको ध्यान रहे एटलीस्ट पहले 3 सीरीज का, तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे आपके 4 नंबर स्कोर करने में, यह ध्यान रखना ही है। हालांकि और सिमिलरली आप उनका रेशियो भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के, ठीक है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमें एग्जाम हॉल में काम आएगा वो ये है एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ये ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। सो जो आपका पार्टिकल है, अगर आपका लाइमन सीरीज की बात करें 1 से 1 पे सारे पार्टिकल वापस आ रहे हैं, तो किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे जब आप वापस आएंगे तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट करेंगे 13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 आपका फाइनल वो है लेवल, n2 आपका हायर लेवल से जो नीचे लेवल पे आ रहा है वो n2 आपकी हायर वैल्यू है, n1 आपकी लोअर वैल्यू है। डायरेक्ट रिजल्ट को ध्यान रखना। सिमिलरली ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको बतानी है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होएगी, उसके लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि आपकी डेल्टा एनर्जी जो है, एनर्जी का डिफरेंस वो HF के बराबर होएगा और इससे कैलकुलेट करके रिजल्ट आ जाएगा। आधे टाइम तो आपका इस फॉर्मूले पे सवाल पूछे गए हैं, इसी को अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर लैम्डा पूछना होगा तो अपने को ये बात पता है, फ्रीक्वेंसी आप c/λ लिख सकते हैं। सो इसकी वैल्यू c/λ भी आ जाएगी। सो यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है। इसको रेडबर्ग फार्मूला भी बोलते हैं। इससे डायरेक्ट यूज करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट चीज यहाँ पे है जो आपको इसमें फॉर्मूले के नाम पे ध्यान रखना है, वो ये है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रॉन लाइंस, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, इट एमिट रेडिएशन विद वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अगर जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया? अगर आपने मैथमेटिक्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है वहाँ से फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आपको इसको डेरिवेशन की चिंता नहीं करनी है। मुझे आता है, क्लास में मैं करवाता हूँ, बट आपको एग्जाम से पहले इसको ध्यान रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। एक बार नीट में सवाल पूछा हुआ है रिसेंटली, पिछले 10 साल में ये सवाल आपसे पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। अगेन इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि अगर आपकी लाइमन सीरीज की बात करें उस केस में आपकी n1 की वैल्यू 1 हो जाती है। फॉर लाइमन सीरीज जो है उसके लिए n1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी n जो है स्पेक्ट्रल लाइंस दैट विल बी इक्वल टू n2। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय n2 - 1
डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं। एक्चुअली कितनी आएंगी वो नहीं पता, बट इतनी लाइनें पॉसिबल हैं जो पे आपके थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि इतनी लाइंस आपको देखने को मिल सकती हैं। आई होप ये थ्योरी आपको, ये चीज़ें आपको समझ में आई। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं याद रखने के लिए वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, सवाल इन्हीं के बेसिस पे आते हैं। एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी कभी इसके सवाल अगर इस पे आए हैं, ठीक है, तो कभी कभी वो सवाल आपके कैलकुलेटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, पेशेंटली करना। और इसमें लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वैसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सवाल इसके आराम से हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके नीट का 99 का सवाल है। क्वेश्चन सेज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज, और आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं 13.6, 3.4, -13.6 या फिर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें बताना है कि ग्राउंड स्टेट में अगर आपका हाइड्रोजन एटम है उसकी एक्साइट करने में मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए। ना इसको ध्यान रखना, यहाँ पे हमें वर्ड इस्तेमाल किया गया है एक्साइट। अगर यहीं पे वर्ड आपका होता आयोनाइज तो उसका मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी मुझे देनी है, तो डेल्टा ई दैट विल बी इक्वल टू 13.6। नाउ यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही तो z आपका 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ना इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाय ये बन जाएगा 1 - 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 3/4। सो ये हो गया 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहीं पे अगर शब्द इस्तेमाल होता आयोनाइज, तो उस आयोनाइज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। अगर हमने इसको एक्साइट किया है तो हम इसको यहाँ से फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे लेके गए। जब यहाँ पे अगर हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं आयोनाइज, तो उस केस में यहाँ से हम इसे लेके इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। उस केस में ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी यहाँ पे 2 स्क्वायर की जगह आप इन्फिनिटी स्क्वायर लिखते तो एक्चुअली ये वैल्यू 0 हो जाती। तो उस केस में अगर सेकेंड वाला केस था उस केस में डेल्टा ई की वैल्यू हो जाती 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन द राइट आंसर। Alright, next question. Question says the lowest energy level of hydrogen atom, the electron has angular momentum of। तो आपका लोएस्ट आपका जो लेवल है एनर्जी लेवल वो हाइड्रोजन एटम का, उसमें आपका एंगुलर मोमेंटम कितना होएगा। नाउ ये आपके जो नील बोर मॉडल के पोस्टुलेट थे उसमें हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR दैट इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब यहाँ पे हमसे बात की गई है लोएस्ट लेवल की, तो लोएस्ट लेवल में हम n की वैल्यू 1 रख देंगे। सो आपका L विल बी इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। हेंस आपका ऑप्शन नंबर C H/2 पाई वुड बी द राइट आंसर। Alright, next question. Question says which of the transition in hydrogen atom emits a photon of lowest frequency। तो ये जो हमें 4 ट्रांजिशन यहाँ पे दिए हुए हैं 2 से 1 या फिर 4 से 3 या फिर 3 से 1 या फिर 4 से 2, इनमें से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन कब एमिट होंगे हमसे ये पूछा गया है। ना ये हमने थ्योरी में इसको पढ़ा हुआ है कि आपके जो अलग अलग लेवल्स आते हैं इसको एनर्जी लेवल्स जो आपके n 1 2 3 4 के लिए लिख लेते हैं। सो n की वैल्यू 1 2 3 4, इसके लिए अलग अलग लेवल जो आते हैं इसको 13.6 मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू आती है। सो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है उसको आप लिखते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसको आप लिखते हैं -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके अलग अलग लेवल्स हैं, इन लेवल्स की वैल्यूज आपने ध्यान रखनी है। नाउ हमसे यहाँ पूछा जा रहा है 2 से 1, 2 से 1 का तो आपका जो ए केस है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, उसकी जो एनर्जी रिलीज होएगी आपकी फर्स्ट केस में उसको आप लिखेंगे E1 दैट विल बी इक्वल टू -13.6, ये आपकी एनर्जी माइनस आपका जो लेवल था 2 से 1 आ रहा है, सो हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये एनर्जी होगी, अच्छा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी माइनस और ये प्लस ओके, ये आपकी फोटोन जो रिलीज होएगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से होएगा। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनर्जी ई विल बी इक्वल टू
E विल बी इक्वल टू एच एफ। तो जिसकी एनर्जी लोएस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी लोएस्ट होगी। तो हमें जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे ध्यान देना है कि इनका जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस आएगा वो सबसे मिनिमम कब है। सो अलजेब्रिकली आपको बस प्लस माइनस करके देखना है। इन दोनों का डिफरेंस तो आपका 10.2 आ गया। इनका जो सबसे लोएस्ट डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। सो 4 से 3 जब आप मूव करेंगे इनका डिफरेंस होएगा 0.85 और उसमें से आप 1.51 माइनस कर देंगे। सो ये आपका लोएस्ट डिफरेंस आएगा। Hence ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एमिट होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज। सो बार्मर सीरीज जो है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो वेवलेंथ होएगी उन दोनों का क्या रेशियो होएगा, सवाल ये अपने से। ठीक है, सो बार्मर सीरीज को अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो ये अगर आपके लेवल्स हैं तो इसकी n की वैल्यू 1 हो गई, ये 2 और ये 3 है। बार्मर सीरीज होएगी कि एक आपका 2 से 3 पे ट्रांजेक्शन और एक आपका इन्फानाइट से 2 पे ट्रांजेक्शन। अगर ये हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से 2 पे आया है, 3 से 2 पे आया है, इन्फानाइट से 2 पे आया है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ आएंगी वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेंगी। नाउ इस केस में जब हम मिनिमम की बात करेंगे और मैक्सिमम की बात करेंगे, सो इस केस में जब हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे, ये बात अपने को पता है कि एनर्जी उसको हम लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा। और ये आपकी जहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होएगी वहाँ पे लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि आपका रेडबर्ग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो 1 बाय लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल होगी। नाउ यहाँ पे एनर्जी आपकी 1 बाय लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे n की वैल्यू, क्योंकि बार्मर सीरीज है तो n की वैल्यू n1 की वैल्यू 2 होएगी। एक केस में हम ये 3 से 2 पे ट्रांजेक्शन करेंगे और एक केस में इन्फानाइट से 2 पे ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, सो दोनों केस में लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। सो 1 बाय लैम्डा 1 जो आया दैट विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फानाइट स्क्वायर। इन्फानाइट स्क्वायर इसलिए बिकॉज इन्फानाइट से 2 पे आपका ट्रांजिशन हो रहा है। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दिस विल बी इक्वल टू आर बाय 4। तो 1 बाय लैम्डा 1 जो है आपका आर बाय 4 आ गया। मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मिनिमम और मैक्सिमम, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से वाला मिनिमम कौन सा मैक्सिमम। राइट, लैम्डा 2 जो है दैट विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया आर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आर एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी 36। ये होएगा 9 माइनस 4 यानी कि 5। तो 5 बाय 36 आर ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई, आर 36 वाली वैल्यू हो गई। राइट, सो 1 बाय लैम्डा 2। नाउ इसको अगर हमें कंपेयर करना हो कि मिनिमम कौन सा और मैक्सिमम कौन सा है तो एक काम करते हैं, इसको भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये होगी 9r बाय 36। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। ये आपका 5r बाय 36 है, ये आपका 9r बाय 36 है और ये आपकी लैम्डा 1 की जो वैल्यू हो गई, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो ये लैम्डा 1 जो आ गया दिस इज 36 डिवाइडेड बाय 9r और ये हो गया आपका लैम्डा 2 जो है ये हो गया ये वाला था ना, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 5r। सो इस केस में ऑफ कोर्स ये वाला लैम्डा आपका कम है, ये वाला आपका लैम्डा ज़्यादा है। सो इस केस में ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। इन दोनों का जब आपको रेशो लेना होगा तो लैम्डा मिनिमम डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम, वो जो रेशो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 5 बाय 9। ऑलराइट, 36 और r कैंसिल हो जाएंगे। सो हेंस ऑप्शन नंबर ए वुड बी माय राइट आंसर। ये सेम चीज़ हमने जो पहले थ्योरी में पढ़ा था उसमें टेबल में भी दी हुई थी। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। सो अगर आपको वैल्यू ध्यान है तो आपका टाइम बच जाएगा, 4 नंबर आ जाएंगे। अदरवाइज कैलकुलेट कैसे करना है ये बात हमने यहाँ पे सीख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स
इन गोइंग फ्रॉम लाइमन टू पीफन सीरीज, तो अगर हम लाइमन सीरीज से पीफन सीरीज की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ लाइंस जो आएंगे, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जो है उनकी वैल्यू क्या कम है। ये ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज या फिर अनचेंज या फिर मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। इसका आपका राइट आंसर होगा डिक्रीज, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो आपकी नंबर ऑफ सीरीज पॉसिबल है वो आपकी लाइमन सीरीज में पॉसिबल है। सो लाइमन से ब्रैकेट और पी फंड और बामक कहीं पे भी आप जाएंगे नंबर ऑफ सीरीज आपकी कम होगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला जो हमने बात की थी उसके बेसिस पे भी लाइमन में आपकी हाईएस्ट नंबर ऑफ सीरीज होती है। हेंस ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये अपने को दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का एटम जो उसका फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। सवाल है रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी, जो आपका थर्ड ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, सो सिनेरियो ये है कि ये आपका न्यूक्लियस पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे मान लो घूम रहे हैं, तो पहले का रेडियस दिया हुआ है, आपको तीसरे का रेडियस बताना है। ये बात अपने को पता है, गिवन एवरीथिंग एल्स इज सेम, आर जो है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एन आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना। सो इसका मतलब है कि R3 डिवाइडेड बाय R1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, यानी कि जो R3 है दैट विल बी इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय R1 उधर ले आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये आपके R1 की वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 9 3 27, सॉरी 27, ऑलराइट, तो ये आ गया 7 इधर 45 2 7 4.447 एंगस्ट्रॉम, 4.77 angstrom. So this will be my final answer. Hence option number B would be the right choice. Now next question. Question says total energy of electron in ground state of hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके ग्राउंड स्टेट की आपको एनर्जी दी हुई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी। 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। नाउ ये बात अपने को पता है कि हम ये कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ये आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जब ये आपके अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहा है, उस केस में हम ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर होंगे। नाउ हमें यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो हम टोटल एनर्जी निकाल के उसी की पॉजिटिव वैल्यू आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। टोटल एनर्जी को हम यहाँ पे लिखेंगे 13.6 माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाय आपका n स्क्वायर, ये आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपकी ये वाली वैल्यू होगी। इसके लिए हम लिखेंगे n की वैल्यू 2, तो आपकी यहाँ वैल्यू 1 थी, यहाँ पे आपकी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस केस में हम कहेंगे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी और डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी है, सो दैट विल बी इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4 हो जाती है, 13.6 डिवाइड बाय 4 आपका बन जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So that will be our final answer. Hence option number A, 3.4 electron volt would be the correct choice. Now next question. Question says an electron of mass m and a photon have the same energy E. दोनों की एनर्जी अपने को सेम दी हुई है। सवाल है the ratio of de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद दैम इज। तो यहाँ पे जो सवाल है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस उसी के साथ साथ आपका मैटर वेव्स का भी सवाल बन गया है यहाँ पे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और आपका फोटोन है, दोनों की एनर्जी सेम है। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे फोटोन के लिए अगर हम बात करें तो फोटोन की जो एनर्जी है, उसको ऐसे लिखते हैं, फोटोन के लिए एनर्जी E उसको आप लिखोगे HF या फिर HC बाय लैम्डा फोटोन। तो इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा फोटोन जो है वो हो गया HC बाय E। सो ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई अपनी लैम्डा फोटोन के लिए। नाउ यही बात अब हम जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, सो उसके लिए हम लिखेंगे लैम्डा इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू H डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2me।
ये आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन के लिए। ना इसका दोनों का रेशो में बताना है। ना इस केस में हमें क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की बात की गई है फिर फोटोन की, तो रेशो भी हम उसी तरह से लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लैम्डा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा फोटोन, सो दैट विल बी इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये आ गया h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2me मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय HC। सो जो आपका डिज़ायर्ड रेशो है वो आ गया, H कैंसिल हो जाएगा, E अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट E डिवाइडेड बाय ये बचा C और अंडर रूट में 2m, ये आपका रेशो हो गया। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए E डिवाइडेड बाय 2m तो अंडर रूट में डिवाइड बाय 1/c, सो A विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीट 2017 का सवाल है। क्वेश्चन से द रेशो ऑफ वेवलेंथ्स of the last line of Balmer series and last line of Lyman series will be। तो last line of Balmer series और last line of Lyman series है, उन दोनों का वेवलेंथ का रेशो क्या होगा ना। इंटरेस्टिंग सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, जैसे आपका, मैं आपको एक बार सीरीज वाला डायग्राम फिर बना लेते हैं। सो ये आपकी वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4। लाइमन सीरीज़ की जो लास्ट लाइन होएगी और बामर सीरीज़ की जो लास्ट लाइन होएगी, सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फानाइट से 2 पे आने की। सो ये आपकी बामर सीरीज़ की लास्ट लाइन हो गई। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ हो गई इन्फानाइट से 1 पे आने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जिस लैम्डा बी की बात हो रही है, तो 1/λ b जो आएगा उसको आप लिख सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फानाइट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई r/4। 1/λb आ गया आपका r/4। सिमिलरली लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जो है, तो उसको 1/λl लिख लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फानाइट स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी r। इन दोनों का अगर हम रेशो लेंगे, तो अगर हम बात करें दोनों का रेशो की, सो एक काम करते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। लैम्डा बी ये हो गया लैम्डा बी इज इक्वल टू 4/r, लैम्डा एल जो है दैट इज इक्वल टू 1/r। इन दोनों का रेशो लेंगे, लैम्डा बी डिवाइडेड बाय लैम्डा एल, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय 1/r। सो r कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 4:1। हेंस ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो सवाल हैं वो आसान सवाल आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। सो थ्योरी एक बार फिर एक बार वो देखना और सारे फॉर्मूले याद रखना, 4 नंबर इसके बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे।